कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगेन वेटेज 4 to 5 मार्क्स का रहेगा। इसको फेमसली फॉरेन कंपनी बोलते हैं ये चैप्टर को। तो इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन टू सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी। Foreign company means any company or body corporate incorporated outside India. First condition, it should be incorporated outside India, which has a place of business, POB, place of business in India by itself or through an agent. खुद से वो आके सेटअप करता है या कोई एजेंट के थ्रू, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब अगेन कोई ऐसा धंधा करता है जिसके लिए यू नीड फैक्ट्री वगैरह वगैरह, या तो डायरेक्टली कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक मोड से, एंड conducts any business activity in any other manner। तो या तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसमें एक लंबा सा लिस्ट है जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन यूज करेंगे बी फूड करके, या तो तुम उसमें जो बिजनेस दिए है वो, या तो एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर। तो अगर एक इनकॉर्पोरेशन हुआ है बाहर, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में एंड वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करता है इंडिया में, देन इट इज अ फॉरेन कंपनी। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स, इसको रॉफको रूल्स बोलेंगे शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है वो लिखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली whether the main server is installed in India or not, including but not limited to the following: B food, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज करना है, सर्वर इंडिया में हो या बाहर हो, दैट इज इररेलेवेंट। क्या क्या एक्टिविटीज है, तो इंक्लूडिंग बी फूड एंड नॉट लिमिटेड टू, मतलब ये जो नीचे लिस्ट होगा दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, उसके अलावा बहुत सारा और भी चीजें हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकल मोड में। तो बी फूड पहला है, बी से आएगा B2B B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नॉर्मली जो ऑनलाइन वगैरह होता है। डेटा इंटरचेंज, डेटा सप्लाई ट्रांजैक्शंस, नॉर्मली कोई डेटा सप्लाई वगैरह का ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, यू कैन परचेज डेटा और यू कैन व्यू डेटा, उसके लिए होता है ये। एफ से आएगा फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, ट्रांजैक्शनल सर्विस, डेटाबेस सर्विस, प्रोडक्ट्स, डेटाबेस सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। सारे के सारे बिजनेसेस अलग अलग लाइन के हैं, नथिंग रिलेटेड टू ये फर्स्ट वाला फाइनेंशियल सेटलमेंट, बट जो ऑर्डर में दिया था वो रूल में वही ऑर्डर फॉलो किया है। ओ से आएगा ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि टेली मार्केटिंग होता है, टेली कम्यूटिंग मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए जो सॉफ्टवेयर वगैरह देते हैं वो, टेली मेडिसिन है, एडुकेशन है, इन्फो रिसर्च। ओ से आएगा ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और इनवाइट और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मतलब या तो आप ऑफर कर रहे हो या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो डायरेक्टली डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शंस इन सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब या तो इंडिया में आप ये सिक्योरिटी इशू कर रहे हो या तो कोई इंडियन सिटीजन से आप पैसा रेज कर रहे हो या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकल मोड में काउंट हो जाएगा। डी से आएगा डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज कैसे होता है, तो इट कैन बी कंडक्टेड थ्रू ईमेल, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे गूगल ड्राइव वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट अगेन सिमिलर टू गूगल ड्राइव, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। तो ये जितने भी वे है, ये वे से कम्युनिकेट हो सकता है डेटा, तो उसका सर्विस कोई प्रोवाइड करता है वो लिखा। तो तीन कंडीशन है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया, देन यू विल बी इक्वल टू अ फॉरेन कंपनी। अच्छा, जो फॉरेन कंपनी होती है उसको कौन से सेक्शन वगैरह अप्लाई करेंगे, तो वो आगे लिखा है 379 एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट टू द फॉरेन कंपनी। तो पहला बोला है सेक्शन 380 से लेके 86, सेक्शन 392 एंड सेक्शन 393, ये इतने सेक्शंस शैल अप्लाई टू ऑल फॉरेन कंपनीज, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, इट कैन एग्जेम्प्ट एनी सच क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज फ्रॉम दीज सेक्शंस। कैसे एग्जेम्प्ट करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा एंड उसको पब्लिश करना पड़ेगा ऑफिशियल गजेट, एंड एवरी ऑर्डर शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बट थोड़ी स्पेशल टाइप की फॉरेन कंपनीज होती है जिनको अपन पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई करने वाले, तो वेयर नॉट लेस देन 50%, नॉट लेस देन 50% मतलब एटलीस्ट 50% या 50% और मोर, ये वाला फिगर, where at least 50% of paid up share capital, equity plus preference of the foreign company is held singly or in aggregate by one or more Indian citizen, one or more companies or bodies corporate incorporated in India, or both together.
मतलब या तो वन और मोर सिटीजन, या तो वन और मोर इंडियन कंपनी, या तो बोथ टुगेदर, दोनों मिलके कितना होल्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का जो टोटल आएगा उसमें आप इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों लोगे, फिर उसका आपको 50% देखना होगा। अगर ये हो रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग कि यू आर होल्डिंग या रादर इंडियन सिटीजन्स और इंडियन कंपनीज और बोथ आर होल्डिंग एटलीस्ट 50%, देन सच फॉरेन कंपनी शैल कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जो फॉरेन कंपनी के नाम पे है, एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मतलब के अदर चैप्टर्स ऑल्सो। मतलब पूरा एक्ट बेसिकली अप्लाई करना है। अच्छा, अगर गूगल यूएस है और गूगल इंडिया है तो क्या गूगल यूएस पूरा का पूरा कंप्लाई करेगा? तो आंसर इज नो, गूगल इंडिया अप्लाई करेगा। मतलब के विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो जो तुम्हारा इंडियन बिजनेस है ना, उसके लिए तुमको क्या करना है, ये चैप्टर अप्लाई करेंगे एज वेल एज ये पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई करना है। फिर 380 है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस सेट करती है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को देने होंगे? तो 380 डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इज ऑफ न्यू दिल्ली, नीचे भी लिखा है नोट। Every foreign company shall, within 30 days from establishment of place of business in India, deliver to the registrar for registration. कंपनी रजिस्टर करने के लिए विद इन 30 डेज ऑफ पीओबी एस्टैब्लिशमेंट आपको रजिस्ट्रार को क्या क्या भेजना है? तो पहला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, स्टैट्यूट, एमओए, एओए और एनी इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग द कंपनी। अब इंडिया में एमओए एओए से कंस्टिट्यूट होता है कंपनी, बट बाहर स्टैट्यूट, चार्टर या कोई भी अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी दे दो। एंड अगर वो इंग्लिश में नहीं है, इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश, देन डिलीवर अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। सर्टिफाई करने के लिए अलग अलग एजेंसीज वगैरह होती है। बी, नेक्स्ट पार्ट, आपको फुल एड्रेस देना होगा ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंपनी जो अब्रॉड का है। मतलब एक्चुअल में जो गूगल यूएस है ना, उसका प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस। एंड सी में लिखा है फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया, तो ये वाला इंडिया का बात कर रहा है। दैट इज डीम्ड टू बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बहुत सारे पीओबी होंगे, तो एक प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, उसका आपको फुल एड्रेस देना होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी of the foreign company with particulars prescribed under company's ROFCO rules 2014। क्या क्या है? तो पहला, पर्सनल नेम, सरनेम, फॉर्मर नेम और सरनेम इफ एनी, अगर पहले आपका नाम कुछ और था या सरनेम कुछ और था, फादर्स और मदर्स नेम एंड स्पाउसेस नेम, हस्बैंड या वाइफ का नाम। फिर डेट ऑफ बर्थ देने का, रेसिडेंशियल एड्रेस देने का, ऑक्यूपेशन देने का। नेशनैलिटी प्रेजेंट एज वेल एज दैट ऑफ ओरिजिन, अगर दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, एक ही देना, बट अगर दोनों अलग है, प्रेजेंट अभी अलग है बट बॉर्न किधर और हुए थे, तो दोनों लिखना। इनकम टैक्स का पैन इफ एप्लीकेबल, अगर आपको अप्लाई करता है तो ही देना, एंड ईमेल आईडी देना। वेदर होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन इंडियन कंपनी, येस और नो, क्या आप दूसरे इंडियन कंपनी में डायरेक्टर हो? इफ येस, देन सबमिट डिन एंड सिन। डिन क्या होता है? तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एक डायरेक्टर को मिलता है, एंड सिन जो होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो एक कंपनी का होता है। तो बेसिकली अगर तुम कोई कंपनी में डायरेक्टर हो तो तुम्हारे पास डिन होगा एंड वो कंपनी का एक सिन होगा, वो दोनों सबमिट करो। एंड डिस्क्लोज ऑल द डायरेक्टरशिप्स, कहाँ कहाँ पे आप डायरेक्टर हो वो डिस्क्लोज करो। ऑल पासपोर्ट नंबर्स, डेट्स ऑफ इशू एंड कंट्रीज इशूइंग दोज, मतलब के अगर आपके पास 3-4 पासपोर्ट रहेंगे विच इज वेरी मच अलाउड, अगर इतने सारे पासपोर्ट है आपके पास तो कौन सी कंट्री ने ये इशू किए हैं एंड क्या क्या डेट्स ऑफ इशू है वो आपको देना होगा। मेंबरशिप नंबर फॉर सेक्रेटरी ओनली, लास्ट वाला पॉइंट इज ओनली फॉर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के लिए आपको मेंबरशिप नंबर चाहिए रहता है, जैसे इंडिया में आईसीएसआई है वैसे, तो उसका मेंबरशिप नंबर आपको लिखना होगा। डायरेक्टर्स के लिए कोई मेंबरशिप नंबर नहीं होता है। फिर ई वाला पॉइंट बोलता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया authorized to accept on behalf of the foreign company any documents or notices required to be served on the company। मतलब एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन कंपनी तो बाहर है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करेगा वो, जिसको सारी नोटिस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट की जाएगी। अगर आरओसी को कोई नोटिस वगैरह भेजनी होती है तो अब वो ऑथराइज्ड रेप को भेजने वाला है। एफ,
Particulars of opening and closing place of business in India on earlier occasions. पहले आए रहोगे तो उसका हिस्ट्री चाहिए हमको. Declaration that none of the directors or authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of company in India or abroad. मतलब कि डायरेक्टर्स या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एकदम क्लीन होने चाहिए, पास्ट में कोई कन्विक्शन नहीं चाहिए, या पास्ट में उनको डीबार नहीं किया हुआ होना चाहिए. एंड किधर? तो इन इंडिया और अब्रॉड. अगर एक पर्सन को अब्रॉड डीबार किया था कि तुम अब्रॉड कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, या उसको इंडिया में बोला था कि तू इंडिया में कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर डायरेक्टर वगैरह नहीं बन पाओगे. अगर तुम ये कंपनी में डायरेक्टर हो तो ये कंपनी रजिस्टर ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कंडीशन डाला है कि यू हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन कि कोई भी डायरेक्टर ये कन्विक्टेड या डीबार्ड नहीं है. फिर एज पर कंपनीज रॉफको रूल्स, the above mentioned info shall be filed via form FC1 प्लस उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो एंड फीस पे कर दो उसके साथ जो भी होगी. एंड इसका टाइम लिमिट है 30 days फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीओबी, जो फर्स्ट लाइन में ही लिखा था. अटैच attested copy of RBI's approval under FEMA Foreign Exchange Management Act plus any other regulator's approval if required. कोई भी रेगुलेटर का अगर इंडिया में अप्रूवल लगता है तो वो प्लस आरबीआई का अप्रूवल फेमा में. अगर कोई भी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या देने का? एक डिक्लेरेशन देने का ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दैट नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. कोई भी एक्ट में अप्रूवल नहीं चाहिए तो एक डिक्लेरेशन अटैच करके दे दो उसे. रजिस्ट्रार का जुरिसडिक्शन न्यू दिल्ली होगा. फिर नेक्स्ट है गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार. अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो था वो सीज हो गया तो गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार इफ फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अगर आपने लेट्स से 3-4 प्लेस ऑफ बिजनेस खोले होंगे, उसमें से एक शट डाउन कर दिया, या अगर आपका एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस था और वो शट डाउन हो गया, तो आपको नोटिस देनी होगी. ऑब्लिगेशन टू सेंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू आरओसी विल सीज नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग नोटिस इफ देयर इज नो अदर पीओबी इन इंडिया. मतलब दो बातें हो सकती है. फर्स्ट केस एक ही पीओबी है, अगर एक प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड वो अगर शट हो गया तो डायरेक्टली ये रूल अप्लाई कर देंगे कि भाई ऑब्लिगेशन विल नाउ सीज. आगे जाके आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा, यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री. बट अगर दो प्लेस ऑफ बिजनेस थे, वो दो में से एक शट हुआ, एक अभी भी ओपन है, तो क्या आपका ऑब्लिगेशन जो है वो कम हो जाता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक ओपन है ना, तो अभी भी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दैट प्लेस ऑफ बिजनेस एंड जनरल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको अभी भी सबमिट करने होंगे रजिस्ट्रार को. फिर you have to file form FC2 plus pay the fees for any changes in information within 30 days. अगर 1 अप्रैल को कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ, जैसे कि सरनेम वगैरह चेंज हुआ, समझो शादी वादी हो गया, तो यहाँ से विदिन 30 days विल बी 1 May. तो ये 30 days के अंदर आपको चेंजेस जो होंगे वो फाइल करना है. 30 days इज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज. FC2 फॉर्म में फाइल करेंगे और फीस पे करेंगे. फिर 381 है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी. तो ऐसा 381 बोलता है एंड इसके साथ साथ रूल्स आ जाएंगे. रूल्स थोड़ा कुछ अलग बोलता है. एक पॉइंट, एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर मेक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अटैच प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जो नीचे रूल्स में दिए हैं, डिलीवर अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार. तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपको रजिस्ट्रार को देने हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी फॉरेन कंपनी फ्रॉम अबव. और अगर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो अटैच द सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ इट इन इंग्लिश. अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स आपको एक लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस भेजना होगा एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. मतलब कि यहाँ पर ये सेक्शन के हिसाब से वो कैलेंडर ईयर हुआ, बट हम रूल्स में पढ़ेंगे कि ये जो बात कर रहा है दिस इज फाइनेंशियल ईयर एंड का. ऑल्सो एक फॉर्म है FC3 करके, उसमें भी यही सेम लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट होगा उसके एंड पे कितने प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपको लिखना है. तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है. ऑलवेज रूल विल ओवरराइड दिस सेक्शन. तो ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर ही हम लेंगे इवन तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर लिखा है. ओके, रूल देखो.
Rules regarding financial statements under the company's ROFCO Rules 2014. First rule है, every foreign company shall prepare financial statement of Indian operations in accordance with the Schedule 3 of Companies Act 2013 or as near thereto as possible. मतलब कि try to comply maximum with Schedule 3. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा for every financial year. तो जो जैसे इंडियन कंपनी बनाती है ना, शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है वो वही आपको फॉलो करना है एज नियर एज पॉसिबल फॉर एवरी F1. इसके साथ आप अनेक्स करोगे डॉक्यूमेंट्स एज पर चैप्टर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज. अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये चैप्टर में जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो आपको देना होगा. Annex documents related to copies of latest consolidated financial statements of parent foreign company as submitted to the authorities in the country of its incorporation as per the law of that country. मतलब आपका जो पेरेंट कंपनी है, आपके ऊपर वाला जो कंपनी है, उसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बेसिकली पेरेंट प्लस सब्सिडरी का कंबाइंड बैलेंस शीट होगा. वो कंबाइंड बैलेंस शीट, पीएनएल जो भी है, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको जैसे आपने यूएस में दिए होंगे यूएस के लॉ के हिसाब से, उसका खाली एक कॉपी आपको देना होगा यहाँ पर आरओसी को. और भी है, प्लस यू हैव टू अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: स्टेटमेंट्स ऑफ आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो इंडिया से बाहर लेके गए वो लोग, ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड, कोई भी फंड ट्रांसफर किया या कोई भी डिविडेंड वगैरह पे किया अपने पेरेंट कंपनी को, तो वो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, उसके लिए एक स्टेटमेंट. टाइम लिमिट क्या है? तो ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्लस 3 months का एक्सटेंशन मिलता है. तो ऐसे बोल सकते हो कि 9 months का अपने पास टाइम है. 6 months के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, बट रीजन सफिशिएंट है तो कोई बात नहीं, प्लस 3 months हो जाएगा. तो एक नया पॉइंट आ गया है, फाइनेंशियल ईयर फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st Jan एंड्स इन द नेक्स्ट मार्च. इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर समझो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 2nd Jan 21, तो नॉर्मली ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31st March 21 को, बट नहीं, नेक्स्ट मार्च में खत्म होगा. मतलब फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन 31st March 22. तो बेसिकली ये 15 महीने का हो गया इन दिस केस. तो याद रखना, ऑन और आफ्टर 1st Jan है अगर इनकॉर्पोरेशन, तो ये वाला मार्च नहीं बट नेक्स्ट वाला मार्च उसके लिए कंसिडर करना पड़ेगा. ये सब कुछ FC3 में जाने वाला है. तो every foreign company must file with the registrar along with the financial statements in form FC3 a list of place of business established in India as on the balance sheet date. तो ये FC3 है, बेसिकली उसमें दो चीज होगा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा और एक लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस होगा. यू कैन गूगल FC3 एंड यू विल फाइंड इट आउट. If it ceases to have a place of business in India, then it shall give a notice thereof. ये अपन ने पहले भी पढ़ा था. ऑडिट का क्या सीन है? तो एवरी फॉरेन कंपनी शैल गेट इट्स अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब ओनली इंडियन धंधा जो रहेगा उसके रिलेटेड अकाउंट्स रहेगा, प्रिपेयर्ड एज पर सेक्शन 381, ऊपर वाला सेक्शन, ऑडिटेड बाय अ PCA, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अ फर्म और LLP ऑफ PCAs इन इंडिया. इसके लिए सेम चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स शैल अप्लाई. तो आप ये सब पढ़ा रहेगा अपने बचपन में या अभी फाइनल में भी पढ़ा रहेगा, कौन ऑडिटर बन सकता है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह सब उसमें लिखा है. तो एज इट इज वो चैप्टर अप्लाई करेंगे. बेसिकली इतना याद रखो कि हर एक फॉरेन कंपनी को ऑडिट कंपलसरी है, क्योंकि वैसे देखोगे तो हर एक कंपनी को कंपलसरी ही होता है. तो एवरी फॉरेन कंपनी को कंपलसरी है रिगार्डिंग इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस. ओके, फिर सेक्शन 382 आता है, डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ द फॉरेन कंपनी. तो फॉरेन कंपनी की कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्प्ले करनी होगी. फर्स्ट पॉइंट, एवरी फॉरेन कंपनी शैल क्लियरली एग्जिबिट आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. क्लियरली एग्जिबिट मतलब आपको एक बोर्ड वगैरह मारना है या उसको प्रिंट करना है बाहर किधर, आउटसाइड एवरी ऑफिस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. क्या आपको प्रिंट करना है? नेम ऑफ द कंपनी एंड कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. आपका कंपनी का नाम क्या है एंड कहाँ से हुआ, in letters easily legible in English characters. सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इंग्लिश में लिखो, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोलो तो in letters easily legible in English characters and in characters of at least one local language of the area
वेयर ऑफिस इज लोकेटेड। जो भी ऑफिस का बात कर रहे हो ना, ये जैसे अगर महाराष्ट्र में या मुंबई में ऑफिस है तो यू विल यूज मराठी, वैसे ही कोई और स्टेट में ऑफिस रहेगा या कोई और एरिया में ऑफिस रहेगा तो उसका लोकल लैंग्वेज। तो बेसिकली इंग्लिश एज वेल एज वन एटलीस्ट वन लोकल लैंग्वेज में आपको ये करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अल फकीरा इराक है तो उसका मराठी वर्जन भी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। फिर और भी है, यही जो हमने ऊपर देखा, नेम एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट हैज टू बी स्टेटेड इन लेजिबल इंग्लिश ऑन ऑल बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर, नोटिसेस एंड पब्लिकेशंस। मतलब कि अगर कंपनी कुछ भी पब्लिश वगैरह करती है या उसका लेट्स से कोई कार्ड है या कोई लेटर है, जो भी है, आपको ये दोनों उधर भी पब्लिश करना पड़ेगा सो दैट एवरीवन कम्स टू नो। इफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज लिमिटेड, मतलब कि नॉर्मली अपने यहाँ पर भी जो कंपनी होती है नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी होता है मेंबर्स पे। क्या लायबिलिटी होता है? तो इट इज ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, ये उतना ही उनका लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर अगर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज लिमिटेड, तो ये आपको कहाँ पर नोटिफाई करना होगा? तो पहला, इट मस्ट बी स्टेटेड इन एवरी बिजनेस लेटर, बिल हेड, नोटिस, एड, पब्लिकेशन एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी। जो ऊपर वाले पॉइंट में लिखा था यहाँ पर वही सेम पब्लिकेशन में आपको ये नोटिफाई करना होगा। एंड इट मस्ट बी क्लियरली एग्जिबिटेड आउटसाइड एवरी ऑफिस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंग्लिश एज वेल एज एक लोकल लैंग्वेज में। तो आपको ये भी लिखना होगा कि भाई हमारे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इन शॉर्ट अगर समरी देखें तो यहाँ पर तीन चीजें आपको बोलनी है। पहला, नेम ऑफ द कंपनी, फिर कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो। शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो ये तीनों आपको डिस्क्लोज करना रहेगा, नेम, कंट्री एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये तीनों आपको दो जगह पे करना होगा, ये एक ऑफिस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, एंड इसके साथ साथ आपको हर एक बिजनेस के पब्लिकेशन पे, बिजनेस लेटर वगैरह वगैरह। तो ये इतना आपको याद रखना है, ये तीनों चीजें आपको ये दो जगह पे ऑफिस प्लस पीओबी एंड बिजनेस लेटर्स में आपको पब्लिश करना होगा, आपको लिख के देना है। फिर 383 आता है सर्विस ऑन द फॉरेन कंपनी। तो एनी नोटिस और डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड ऑन द फॉरेन कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड इफ, मतलब कि आप अगर कोई भी नोटिस या डॉक्यूमेंट भेज रहे हो फॉरेन कंपनी को और अगर आपने किसी और को दिया, जैसे कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दिया एंड उसके ऑफिस में इसको रख दिया या पोस्ट कर दिया तो चल जाएगा। तो देखो, इट शैल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड इफ addressed to a person whose name and address has been delivered to the registrar under section 380। 380 में आपने एक बंदे का नाम और एड्रेस दिया था जिसको हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, एंड लेफ्ट एट और सेंट बाय पोस्ट टू द एड्रेस व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। मतलब कि ये जो है ये अपना एड्रेस है ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया। इंडिया में भी उसने ये खोला है ना, बेसिकली आरओसी जो है वो अब्रॉड कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर फिजिकली एड्रेस पे आप जाके दे दो, यू कैन लीव इट और यू कैन सेंड इट बाय पोस्ट, या तो कुछ नहीं करना तो इलेक्ट्रॉनिकल मोड से सीधा सीधा ईमेल कर दो, वो भी चलेगा। तो टू फोल्ड है ये सेक्शन। अगर आपने किसी भी फॉरेन कंपनी को नोटिस देना है then it will be deemed to be sufficiently served if आपने वो ऑथराइज रेप को दे दिया, प्लस आपने पोस्ट या आपने खुद से छोड़ दिया उसके एड्रेस पे, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई भी वैसे चलेगा। यहाँ पर खाली प्लस याद रखना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। फिर 384 बोलता है कि कंपनीज एक्ट के थोड़े बहुत सेक्शन और चैप्टर यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो द फॉलोइंग सेक्शंस शैल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडिस टू द फॉरेन कंपनी। म्यूटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है इन द सेम वे विद सम प्लस और माइनस इफ नीडेड। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे वो सेक्शन में, आफ्टर ऑल वो जो सेक्शन इंडियन कंपनी को अप्लाई करता था वैसे ही फॉरेन कंपनी को अप्लाई करेगा। तो सेक्शन 71 है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जैसे इंडियन कंपनी को करता था वैसे ही फॉरेन कंपनी को करेगा, नॉट इन सिलेबस। सेक्शन 92 प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगेन एनुअल रिटर्न जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर कुछ प्लस माइनस लिखा है, जैसे कि एज पर कंपनीज रॉफको रूल्स 2014 फॉरेन कंपनी शैल फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म FC4 with prescribed fees to the registrar within 60 days from the end of financial year. If you remember FC3 फॉर्म था जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्लेस ऑफ बिजनेस आप फाइल करते थे। दिस वाज 6 months फ्रॉम एंड ऑफ FY प्लस 3 months, मतलब टोटल 9 months आपको मिलता था।
from the end of FI. अब ये FC4 है, FC4 is for annual return. Annual return के लिए आपको 60 days from the end of FI मिलेगा. सेक्शन 128 है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय अ कंपनी. तो अगेन वो सेक्शन जो इंडियन कंपनी को अप्लाई करता था वैसे ही यहाँ पर करेगा, बट एक छोटा प्लस माइनस है. इट इज एप्लीकेबल फॉर बुक्स विथ रिस्पेक्ट टू मनी रिसीव, मनी स्पेंड, सेल्स, परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रिलेशन टू इट्स बिजनेस इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट है. गूगल यूएस और गूगल इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो गूगल इंडिया का बुक्स वगैरह आपको रखना है, गूगल यूएस का क्यों रखने का यहाँ पर. टू बी केप्ट एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब कि ये जो बुक्स होंगी वो आपको इंडिया के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रखना है. एंड दीज बुक्स एक्सेट्रा विल रिलेट टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस. फिर और 3 है. सेक्शन 135 है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एटलीस्ट 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आपको दान धर्म करना होता है, अच्छी चीजें फॉर द सोसाइटीज बेनिफिट वगैरह आपको करनी होती है, वो आपको अप्लाई कर जाएगा. चैप्टर 6 आपको अप्लाई कर जाएगा, विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरेन कंपनी. प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज है, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज वगैरह, तो वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है. वो चैप्टर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. एंड चैप्टर 14 बोलता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बिजनेस. ये आपको अप्लाई करने वाला है. आउट ऑफ द होल टेबल सिर्फ यही अपने सिलेबस में है सीए फाइनल के. और अगर कोई ओल्ड कोर्स वाला रहेगा तो उसके लिए अकाउंट्स वाला भी रहेगा 128. अदरवाइज अपने लिए खाली ये लास्ट वाले ही. फिर 385 है, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो ये तो वो, इफ यू रिमेंबर, एसबीआई एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाओ, उससे तीसरे काउंटर जाओ, वो वाला है ये. तो पहले सेक्शन 385 बोलता है कि फीस विल बी एज प्रिस्क्राइब. जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करवाना है, फीस विल बी एज प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब किधर किया? तो कंपनीज रॉफको रूल्स 2014 में. एंड दैट स्टेट्स दैट फी shall be provided in companies registration of offices and fees rules 2014. मतलब इधर को उधर घुमाया है. सेक्शन बोलता है रॉफको में जाओ, रॉफको बोलता है कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014 में जाओ. बस इतना ही. अब वो रूल में क्या लिखा रहेगा दैट इज नॉट इन सिलेबस, कभी भी नहीं होता. 386 इंटरप्रिटेशन के ऊपर है. ये बीच में पूरा वो फ्लो टूट जाएगा, ये बीच में डाला है सेक्शन. सर्टिफाइड क्या होता है? जिधर भी तुमने सर्टिफाइड वर्ड पढ़ा रहेगा. सर्टिफाइड मीन्स सर्टिफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर टू बी अ ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन. तो कभी कभार अगर आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरोक्स देते हो तो वो जेरोक्स जो है वो ओरिजिनल से एकदम मैच करता है, उसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं किया है, उसके लिए आप ट्रू कॉपी करवाते हो, या करेक्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश आप करवाते हो. ये कौन करने वाला है? तो देयर आर स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब एजेंसीज, प्रिस्क्राइब अपने गेजेटेड ऑफिसर्स है, नोटरी वाले लोग होते हैं जो ये सब सर्टिफाई करते हैं. डायरेक्टर will include any person in accordance with whose directions or instructions the board of director of the foreign company is accustomed to act. मतलब अगर समझो गूगल है, बट गूगल के पीछे मिस्टर मुकेश अंबानी है जो उनको ऑर्डर देते हैं, गूगल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर मुकेश अंबानी जो है वो खुद तो डायरेक्टर नहीं है, बट वो ऑर्डर करते हैं सीधा सीधा गूगल के बीओडी को. एंड अगर गूगल का बीओडी उनका सब बात मानता है, मतलब कि इट इज अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी जो है ना वो भी डायरेक्टर मान लेंगे, डीम कर लेंगे कि ये भी एक डायरेक्टर है. उसको हम बोलते हैं शैडो डायरेक्टर. He isn't a director, but he directs or instructs the board of directors. तो हम जिधर भी ये डायरेक्टर पढ़ने वाले हैं ना ये चैप्टर में, उधर इंक्लूड करने का क्या, शैडो डायरेक्टर. मतलब जो डायरेक्टर नहीं है बट उसके बोलने पे डायरेक्टर्स काम करते हैं. नॉर्मली ये प्रमोटर वगैरह होते हैं जो डायरेक्टर नहीं होते, फिर भी उनकी चलती. प्लेस ऑफ बिजनेस विल इंक्लूड अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस. तो अगर आपने इंडिया में आके कोई शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी खोला, उसको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे. जैसे एग्जांपल, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए हैविंग शेयर ट्रांसफर ऑफिस एट केरला विल बी आल्सो डीम्ड टू बी अ फॉरेन कंपनी. एक क्वेश्चन है, is a company incorporated in USA by Indian citizens a foreign company? मतलब merely based on this fact कि ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है एंड सारे इंडियंस ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, क्या ये फॉरेन कंपनी बनेगी? तो आंसर इज नो. बट
इफ इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इफ इट कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे, क्योंकि अपना ट्रिपल कंडीशंस है, पहले इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड देन बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया चाहिए। तो अगर मियरली इतना बोला है क्वेश्चन में कि इंडियन सिटीजन ने इसको बनाया है, तो इट वोंट बी अ फॉरेन कंपनी मियरली बेस्ड ऑन दैट फैक्ट। यू हैव टू चेक प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। 387 से अब एक सीरीज शुरू होएगा फॉर प्रोस्पेक्टस। कभी भी कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया आके पैसा रेज करती है, सिक्योरिटीज वगैरह इशू करती है, तो उसको थोड़े कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। 387 विल बी डेटिंग एंड पर्टिकुलर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। तो नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया any prospectus offering to subscribe to securities of a company incorporated outside India or to be incorporated outside India, whether the company has not, will not form a place of business in India unless it satisfies the following conditions. अब नीचे थोड़ा एक लिस्ट है कंडीशंस का पूरा, वो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, यू कैन इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, किसकी बात की है, कौन ये इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? तो ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी हो चुकी है आउटसाइड इंडिया, या वो आगे जाके इनकॉर्पोरेट होने वाली है आउटसाइड इंडिया, उसका ऑलरेडी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस अभी नहीं है, उसका आगे जाके प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा, या आगे जाके उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं आएगा। बेसिकली कुछ भी करो, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया करो या इट विल बी या टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस भाड़ में गया। अगर ऐसी कोई भी कंपनी यहाँ पर रेज करने आती है पैसा, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो उसको सारे के सारे कंडीशन जो नीचे जो लिस्ट डाउन किए हैं वो उसको फॉलो करने होंगे, अदरवाइज इट कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट कंडीशन है प्रोस्पेक्टस इज साइंड एंड डेटेड। डेटेड मतलब वो बाबू सोना वाला डेटेड नहीं, डेट मतलब सिंपल तारीख डालना होगा आपको ऐसा। तो साइन करो एंड डेट करो। अच्छा, साइन कौन करता है, तो हम थोड़े टाइम में वो पढ़ने वाला है कि कंपनी के चेयरपर्सन, डायरेक्टर वगैरह इसको साइन करते हैं। सेकंड, इट कंटेन्स पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स। आइडिया पॉप करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। आई से आता है इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग द कंपनी। अब गूगल जो है वो बाहर की कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बाहर कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया रहेगा, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या चार्टर या स्टैट्यूट या एओए जो भी बोलता है, तो वो आई से इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, ये आपको उसमें डिस्क्लोज करना रहेगा उसका पर्टिकुलर्स। फिर डी से आएगा डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच द कंपनी इज और विल बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कौन से डेट को हो चुके हैं या टेंटेटिवली कौन से डेट को हो गया आगे जाके, एंड कौन से कंट्री में। ई से आएगा एनैक्टमेंट और प्रोविजन अंडर विच द कंपनी वाज और विल बी इनकॉर्पोरेटेड। एनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली कौन से लॉ के अंडर, जैसे कि यूएस कंपनीज एक्ट फॉर एग्जांपल। फिर ए से आएगा एड्रेस इन इंडिया वेयर आई ई और इट्स कॉपीज कैन बी इंस्पेक्टेड। ये आई ई क्या है, तो ऊपर वाला पॉइंट, आई मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, एंड ई आएगा एनैक्टमेंट अंडर विच इट वाज फॉर्म, या उसका कॉपीज कहाँ पर इंस्पेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या वो एड्रेस पे रखना होगा, वो एड्रेस पे आपको इसका एमओए रखना होगा, प्लस यूएस कंपनीज एक्ट का पूरा बेयर एक्ट जो रहेगा ना वो रखना होगा। तो लोग क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन दे विल डिसाइड कि ये कंपनी में पैसा डालना है कि नहीं। अगर इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। एक और है डिस्क्लोज अबाउट प्लेस ऑफ बिजनेस, वेदर इट हैज एस्टैब्लिश्ड पीओबी इन इंडिया, इफ यस देन एड्रेस ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। इतना आपको डिस्क्लोज करना होगा। एंड एक और है प्रोस्पेक्टस स्टेट्स द मैटर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 26। 26 इज नॉट इन सिलेबस, बट 26 क्या क्या बोलता है, तो सब कुछ बोलेगा। टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या है, कितने भाव पे आप बेचने वाले हो, फिर इशू पीरियड क्या रहेगा, लेट्स से कि 3 दिन तक ये ओपन रहेगा, वैलिड रहेगा, तो वो 3 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारा अलग अलग डिटेल्स होता है, तो सेक्शन 26 में लिखा होता है, वो भी आपको फुलफिल करना है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करना है इंडिया में आके, तो इट शुड बी साइंड, इट शुड बी डेटेड, उसमें ये आइडिया पॉप कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एंड प्रोस्पेक्टस शुड कंटेन 26 वाले मैटर्स। बट एक छोटा सा एक्सेप्शन आएगा फॉर पॉइंट्स आई ई एंड ए। आई मतलब इंस्ट्रूमेंट, एमओए एओए वगैरह,
ई मतलब एनैक्टमेंट, कौन से लॉ में तुम फॉर्म हुए। ए का मतलब होता है एड्रेस इन इंडिया वेयर आई ई या इट्स कॉपीज कैन बी इंस्पेक्टेड। पॉइंट्स आई ई एंड ए विल नॉट अप्लाई if the prospectus is being issued more than 2 years after the date on which the company is entitled to commence business। मतलब कंपनी को एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई तुम आज से बिजनेस शुरू करो। ये सर्टिफिकेट मिला रहेगा फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 18 को, तो यहाँ से पहले 2 साल किधर खत्म होता है वो देखो, तो दैट विल बी 31 मार्च 20। तो ऐसा बोला है अगर विद इन दीज 2 years अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है देन यू विल हैव टू कंप्लाई विद आई ई एंड ए। बट आफ्टर दिस मतलब 1 अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स आगे अगर आपको करना है तो नो नीड ऑफ आई ई ए। मतलब आई ई ए विल नॉट अप्लाई अगर ये जो प्रोस्पेक्टस है इट इज इशूड मोर देन 2 years आफ्टर द कमेंसमेंट डेट या आफ्टर द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का डेट। तो 2 साल तक है तो यू विल हैव टू मेंशन आईईए, वरना उसके बाद आप मत करो बिकॉज नाउ 2 साल हो चुका है तो सबको ये पता है कि भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है एंड कौन से लॉ के अंडर ये फॉर्म हुआ है, ये सबको पता होगा, ऐसा कंपनीज एक्ट मान लेता है। तो 2 साल हो गया तो कोई बात नहीं। फिर 2 और पॉइंट है, any condition requiring an applicant for securities to waive off compliance of the above mentioned rules shall be void। इसका मतलब क्या होता है, तो समझो एक फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी आती है इंडिया में किसी एक इन्वेस्टर के पास और उसको बोलता है कि भाई देख अपन दोनों में ट्रस्ट है, हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं एंड ये जो फॉरेन कंपनी है ये अपना लाडला है, ऐसा समझो। फॉरेन कंपनी बोला ना कि पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, इतना हम लोग का अच्छा रिलेशन है। तो फॉरेन कंपनी क्या बोलता है, मेरे को है ना प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है। तो ये इंडियन इन्वेस्टर क्या बोलते हैं पता है कि भाई ठीक है तो नेम से एक प्रोस्पेक्टस दे दे, उसमें कुछ भी डिस्क्लोज मत कर, मैं खुद तेरे को कंसेंट देता हूँ कि भाई तू कुछ भी मेरे को डिस्क्लोज मत कर, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। अगर ऐसा कोई भी एप्लीकेंट वेव ऑफ करता है कंडीशन देन दैट विल बी वॉइड। जैसे एग्जांपल इफ एप्लीकेंट से दैट मैटर्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब कुछ भी करो बाय हुक और क्रुक यू हैव टू डिस्क्लोज दोस। फिर नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसा होता है अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको आपका एक ब्रोकर एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, साथ साथ में एक प्रोस्पेक्टस देगा, मतलब दोनों F+P। ये जो ब्रोकर है ही कैन बी एन अंडरराइटर। तो जो फॉरेन कंपनी है जो पैसा रेज कर रही है वो जो कंपनी है वो ब्रोकर को क्या देगी, तो ब्रोकर को वो खाली फॉर्म देगी तो चलेगा, तो आंसर है हाँ चलेगा। मतलब इधर प्रोस्पेक्टस अगर नहीं भी दिया तो नो प्रॉब्लम, ऐसा है। नाउ व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, तो एक इनविटेशन लेटर है कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मतलब जो इन्वेस्टर फिल करके तुमको देगा, इसमें उसका नाम, एड्रेस, फिर ईमेल आईडी, फिर बैंक अकाउंट का डिटेल्स, डीमैट अकाउंट का डिटेल्स, वो सब लिख के आपको देगा। तो ऐसा है कि अगर आप इन्वेस्टर को दे रहे हो ना तो F+P शुड बी मैंडेटरी। मतलब ये वाला पॉइंट, अ पर्सन कैन इशू फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज ओनली इफ प्रोस्पेक्टस इज अटैच्ड विद इट। मतलब इन्वेस्टर तक जा रहा है ना अगर, तो F+P आपको साथ में इशू करना होगा, दिस इज मैंडेटरी, चिपका के देने का दोनों। बट एक्सेप्शन ये है कि इफ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इशूड टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बोनाफाइड, मतलब के प्रॉपर कॉज के लिए, देन देयर विल बी नो नीड ऑफ F+P। मतलब अगर आप एक अंडरराइटर चूज कर रहे हो और उसके लिए आपने उसको खाली एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है विदाउट अ प्रोस्पेक्टस, इज इट ओके, द आंसर इज यस, चलेगा। बट जब इन्वेस्टर तक पहुंच रहा है ना तो टेक केयर F+P दोनों अटैच होके जाता है। तो ओनली फॉर अपॉइंटिंग द अंडरराइटर या अंडरराइटर अग्रीमेंट करने के लिए आपने सिर्फ फॉर्म दिया तो चल जाएगा, विदाउट प्रोस्पेक्टस नो प्रॉब्लम। बिकॉज ये अंडरराइटर्स को देखना होता है फॉर्म का पर्टिकुलर्स वगैरह क्या होता है, दे विल डू सम एड लिस्ट एंड देन दे विल इशू इट टू द इन्वेस्टर्स। ये जो सेक्शन अपन ने पढ़ा 387, इट शैल नॉट अप्लाई फॉर 2 केसेस। पहला, इट शैल नॉट अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन to existing members or debenture holder, whether the right to renounce it to other persons is available or not।
मतलब अगर मैं मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स को ही ये ऑफर दे रहा हूँ कि भाई तुम मेरे और सिक्योरिटीज बाय करो, तो प्रोस्पेक्टस जो भी तुम इशू करोगे उसके लिए 387 विल नॉट अप्लाई। मतलब अगर लंबे लंबे डिस्क्लोजर नहीं करने पड़ेंगे आपको। एग्जाम्पल, Mr. A is the member of a foreign company existing है, Mr. B is not the member of the foreign company. Now, if foreign company wants funds, तो foreign company क्या करेगा, Mr. A को एक prospectus plus form of application भेजेगा। अब Mr. A तो existing member है मेरा, तो 387 अप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मार दिया। फिर चाहे आगे मिस्टर ए मिस्टर बी को वो राइट रिनाउंस करे या ना करे। What is renouncing? Basically, Mr. A को अगर ऑफर मिला है कि you can buy securities at XYZ price, Mr. A can forward it to Mr. B, बोलेगा कि भाई मेरे को राइट मिला था, तू ये राइट यूज कर ले, मेरे को थोड़ा कुछ पैसा दे दे। तो चाहे वो रिनाउंस करे या ना करे, अगर आप ए को एक प्रोस्पेक्टस दे रहे हो तो आपको यहाँ पर 387 अप्लाई नहीं करना है, लंबे लंबे डिस्क्लोजर्स नहीं करना है। बट हाँ, अगर फॉरेन कंपनी मिस्टर बी को प्रोस्पेक्टस दे रहा है, मिस्टर बी से पैसा चाहिए उसको, तो 387 इज मैंडेटरी, बिकॉज वो बी जो है इज नॉट एन एग्जिस्टिंग मेंबर। फिर एक और है एक्सेप्शन में, 387 शैल नॉट अप्लाई टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज which are similar to securities previously issued and quoted on recognized stock exchange। मतलब पहले आपने ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू की थी और उसको लिस्ट करवाया था, आज अब वापस वही सेम नेचर की सिक्योरिटीज को इशू करवा रहे हैं, तो आपको अगेन 387 अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वही टाइप की सिक्योरिटीज लिस्टेड है। पीपल नो अबाउट इट टोटली इन एंड आउट, पीपल हैव इन्फो अबाउट दैट। जैसे कि एग्जांपल, foreign company issued 10% non-convertible debentures in 2018 and those were listed on BSE NSE. Similar NCDs are to be issued in 2020। मतलब पहले सिक्योरिटीज जो लिस्ट हुई थी उसके जैसे ही NCD आज मुझे इशू करना है, नो नीड टू कंप्लाई विद 387। मतलब वो लॉन्ग डिस्क्लोजर्स जो था आइडिया पॉप करके हमने बनाया था वगैरह वगैरह, नथिंग इज रिक्वायर्ड, एक बेसिक प्रोस्पेक्टस दे दो, दैट्स इट। एक और पॉइंट है, 387 अप्लाइज if the prospectus or form of application is issued with respect to formation of company or subsequently। मतलब कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ तो फॉर्मेशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए, तो आई कैन इशू द प्रोस्पेक्टस फॉर दैट। या तो कंपनी फॉर्म हो गई उसके बाद मुझे अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो ये अप्लाई करेगा। ओके, तो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर को कोई भी प्रोस्पेक्टस आप इशू करने वाले रहोगे उसके लिए 387 अप्लाई करना होगा आपको। एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। बेसिकली कंपनी अगर लेट्स से आईपीओ वगैरह ला रही है, उसको फंड्स वगैरह चाहिए, लेट्स से कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो इफ यू नीड फंड्स फॉर बिल्डिंग समथिंग, तो आपको एक्सपर्ट के नाम पे लेट्स से आर्किटेक्ट होगा या इंजीनियर होगा, उनका कुछ कमेंट्स वगैरह चाहिए रहेगा, तो वो भी आप प्रोस्पेक्टस में डालने का एंड उसका कंसेंट लेके डालने का। अगर वो कुछ आपको कमेंट कर रहा है तो वो कंसेंट देता है ना कि हाँ ये छाप दो, तो ही आप छापोगे, दैट इज नोन एज एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट अगेन सेम है, नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह वगैरह इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो इंडिया के बाहर फॉर्म ऑलरेडी हो चुकी हो, आगे होने वाली है, या प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है वगैरह वगैरह। इफ मतलब कि नो पर्सन शैल इशू इफ prospectus includes a statement purporting to be made by an expert which he hasn't given or which he withdrew before the prospectus is delivered for registration। मतलब अगर आपके प्रोस्पेक्टस में ये स्टेटमेंट लिखी है जो उसने पास ही नहीं किया, या उसने पास किया रहेगा बट बाद में विड्रॉ कर लिया बिफोर प्रोस्पेक्टस इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर बिफोर ये डिलीवरी अगर आपने विड्रॉ कर लिया, एक्सपर्ट ने विड्रॉ कर लिया, तो आप नहीं छाप सकते। तो अगर आपने वो स्टेटमेंट यहाँ पर इंक्लूड किया तो यू कांट इशू दैट प्रोस्पेक्टस। ये परपटिंग का मतलब क्या होता है, परपटिंग मतलब प्रिटेंडिंग, आप ऐसा दिखावा कर रहे हो कि एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट पास किया बट एक्चुअल में उसने किया ही नहीं। या तो प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स दैट एक्सपर्ट हैज गिवन, मतलब अगर प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड हिज स्टेटमेंट तो यू कांट इशू द प्रोस्पेक्टस। एंड prospectus does not have effects of rendering all the persons bound by section 33 to 40।
सेक्शन 33 टू 40 क्या है, तो हर एक डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी को लायबल माना जाता है। अगर आपने कुछ भी झोल किया प्रोस्पेक्टस को लेके तो यू विल बी बाउंड बाय सेक्शन 33 टू 40। तो आपको प्रोस्पेक्टस में क्लियरली ये इंडिकेट करना, यू हैव टू रेंडर कि भाई 33 से लेके 40 ये ऑल पर्संस आर बाउंड बाय दीज सेक्शंस, ये आपको क्लियरली लिख के देना। अच्छा, अगर नहीं लिखा, उसके इफेक्ट्स आपने नहीं बोले, तो यू कांट इशू द प्रोस्पेक्टस। तो आपको ये 3 फॉलो करना होगा। कोई भी आलतू फालतू स्टेटमेंट पब्लिश मत करना जो एक्सपर्ट ने दिया ही नहीं होगा, बट आप बोल रहे हो कि एक्सपर्ट ने दिया है। एक्सपर्ट ने अगर कोई कमेंट बोला है तो आपको वो कंपलसरी आपको वो इंक्लूड करना ही होगा। एंड आपको ये लिखना होगा कि भाई वी आर ऑल बाउंड बाय 33 टू 40, मतलब कोई भी लायबिलिटी होगी तो कंपनी के ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसको ये ड्यूटी दी गई। 389 होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस के ऊपर। बेसिकली ये जो प्रोस्पेक्टस है उसको रजिस्टर करवाना है एंड थोड़े कंडीशंस है। तो कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, अगेन सेम, इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करवाना है अगर तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी, मतलब जो भी ये कंपनी की मैनेजिंग बॉडी रहेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, वो लोग एक रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करेंगे। एंड इट मस्ट बी साइंड बाय 1 चेयरपर्सन एंड 2 अदर डायरेक्टर्स, मतलब टोटल कुछ भी करो 3 साइन चाहिए, क्योंकि अदर डायरेक्टर्स बोला है। तो चेयरपर्सन अगर डायरेक्टर होगा भी तो एक ही काउंट होगा वो, और 2 डायरेक्टर चाहिए। तो चेयरपर्सन प्लस 2 अदर डायरेक्टर्स का साइन लो एंड इट हैज टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, लंबा कंडीशन है, कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी, इट शुड बी साइंड बाय chairperson and 2 other directors and it has to be delivered to the registrar. Prospectus should state on its face, मतलब के फर्स्ट पेज पे प्रोस्पेक्टस पे दिखना चाहिए that a copy has been delivered to the registrar। ये वाला जो पॉइंट का बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये कॉपी आप डिलीवर कर रहे हो, वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर लिख के भी दो कि हमने एक कॉपी इसका रजिस्टर को दिया है। अटैच कंसेंट रिक्वायर्ड अंडर 388, एक्सपर्ट का कंसेंट जो लिखा था लास्ट सेक्शन में वो, एंड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एज पर कंपनीज रॉफको रूल्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब किया है, तो उसके लिए अगेन 4 डॉक्यूमेंट्स है। पहला वाला तो सेम है जो पहले हमने पढ़ा, एक्सपर्ट का कंसेंट। फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर, ये फॉरेन कंपनी में आपने किसको एमडी मैनेजर रखा हुआ है, अपॉइंट किया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी हमको चाहिए। राइटिंग में होगा ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग then attach a memorandum giving its full particulars। अगेन मेमोरेंडम क्या होता है, तो रिटन डिटेल्स आपको देना होगा, दो नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के, बट सारा डिटेल्स आपको वो मेमो में लिख के देना होगा कि भाई हमने इसको अपॉइंट किया है, इसका क्वालिफिकेशन ये है, इसका टेनोर ये है, इसका रेम्यूनरेशन ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉपी ऑफ अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट आर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बेसिकली एक हेवी अमाउंट का जो इम्पैक्ट कर सकता है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, एंटर्ड विद इन लास्ट 2 years, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब के डे टू डे बेसिस पे आपने वो काम नहीं किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, और आपने किसी से लोन लिया है, या कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट रहेगा, उसको आपने सेल कर दिया है वगैरह वगैरह, दीज आर नॉट डे टू डे आइटम्स ना, तो इसको हम बोलते हैं नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर ऐसी सब चीजें आपने की है इन लास्ट 2 years, तो उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना होगा उसका कॉपी हमको चाहिए। एंड कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग अग्रीमेंट एंड पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने अंडरराइटर अपॉइंट किया होगा तो अंडरराइटिंग अग्रीमेंट होगी। एंड पीओए क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, इट इज एक लेटर ऑफ अथॉरिटी। तो पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, इफ द प्रोस्पेक्टस वाज साइंड बाय ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। ऊपर अपने क्या पढ़ा, 1 चेयरपर्सन प्लस 2 अदर डायरेक्टर्स। तो ये जो डायरेक्टर्स है ना, उसको एक एजेंट अपॉइंट करने का भी अलाउड है। अगर डायरेक्टर अब्रॉड है तो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स एजेंट अपॉइंट करेंगे इंडिया में, एंड वो एजेंट्स क्या करेंगे, साइन करेंगे ऑन डायरेक्टर्स बिहाफ। तो डायरेक्टर जो है वो ये एजेंट को कैसे ऑथराइज करेगा, थ्रू पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी टू डू XYZ। तो ये पीओए का कॉपी भी आपको अटैच करना होगा। इतना सब कंडीशन सेटिस्फाई किया तो 389 में आपका प्रोस्पेक्टस रजिस्टर होगा, इट विल बी डीम्ड टू बी लीगल नाउ। 390 ऑफर ऑफ आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो पहले एग्जांपल देखो, फेसबुक यूएस है, वो शेयर्स इशू करता है कस्टोडियन को जो यूएस में ही है। ये जो कस्टोडियन है ना, वो शेयर्स होल्ड करता है किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडियन डिपॉजिटरी। एंड ये इंडियन डिपॉजिटरी आगे आईडीआर इशू करता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, टू द इंडियन इन्वेस्टर्स।
इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं इसको, लेट्स से 75 रुपीज इंडियन डिपॉजिटरी को। इंडियन डिपॉजिटरी ने क्या किया है, तो यहाँ पर कस्टोडियन को या डायरेक्टली ये कंपनी को कितना पे करेगा, $1 पे करेगा। नॉर्मली इट विल बी लाइक दिस ओनली, कस्टोडियन को करेगा एंड देन कस्टोडियन आगे फेसबुक को देगा। तो अगर आपको इंडिया में रह के फेसबुक के शेयर्स वगैरह लेने हैं तो शेयर्स का ही सेम भाव रहेगा, शेयर का भाव बढ़ा तो आपके आईडीआर का भाव बढ़ेगा, शेयर का भाव कम हुआ आईडीआर का भाव कम होएगा। तो ये प्रोसेस होता है, इंडियन डिपॉजिटरी के थ्रू आपको आईडीआर मिलता है एंड पीछे एक कस्टोडियन होता है यूएस में जो इंडियन डिपॉजिटरी के बिहाफ पे कुछ तो भी होल्ड करता है। तो देखो आईडीआर क्या होता है, आईडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया and authorized by a company incorporated outside India making an issue of IDR। मतलब ये डायग्राम में आपको दो चीजें याद रखनी होंगी। ये जो इंडियन डिपॉजिटरी होता है ना, वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है आईडीआर, एंड ये आईडीआर के इशू को ऑथराइज कौन करता है, फेसबुक करता है, ऑथराइज बाय द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आईडीआर के लिए क्या क्या रूल्स होंगे वगैरह वो तो नहीं है सिलेबस में, बट कौन रूल बना रहा है, किसके लिए बना रहा है वो देख लो। सीजी शैल मेक रूल्स फॉर ऑफर ऑफ आईडीआर, कैसे आपको आईडीआर ऑफर करना है इंडिया में, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर, जो भी आप आईडीआर इशू करोगे ना उसके लिए भी प्रोस्पेक्टस वगैरह देना होता है, तो क्या डिस्क्लोज करना है उसमें, मैनर ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ आईडीआर, कैसे बेचना है इसको, या मैनर इन विच आईडीआर शैल बी डेल्ट बाय डिपॉजिटरी कस्टोडियन अंडरराइटर, जो भी बीच में इंटरमीडियरीज है वो लोग कैसे डील करेंगे उसका रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो क्या रूल्स है, ऑफ कोर्स वो सिलेबस में नहीं है, बट कैसे कैसे रूल्स है, जैसे कि टू इशू आईडीआर्स कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट। कैसे कैसे रूल्स, तो कंपनीज रॉफको रूल्स 2014 एंड सीजी के रूल्स जो ये वाले पॉइंट में बने हैं वो, सेबी आईसीटीआर इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2009 या अभी 2018 अमेंडेड, एंड आरबीआई डायरेक्शंस। तो चार चीजें रादर, रॉफको रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, सेबी आईसीडीआर एंड आरबीआई डायरेक्शंस, ऑल आर मैंडेटरी टू बी फुलफिल्ड। सबका कंप्लायंस होगा तो ही ये आईडीआर जो रहेगा वो लीगल माना जाएगा। 391 बोलता है कि आपको आईपीसीसी के और थोड़े सेक्शंस है जो अप्लाई करेंगे, 34, 35, 36 एंड सीए फाइनल का एक वाइंडिंग अप चैप्टर है वो भी अप्लाई करेगा फॉरेन कंपनी का। तो 34, 35, 36 shall apply to issue of prospectus by a company incorporated outside India under section 389। 389 अभी ऊपर पड़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में था। तो वो सेक्शन में अगर आपने कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू किया है, as they apply to the prospectus issued by an Indian company, ये तुमको भी अप्लाई करेगा। तो फॉरेन कंपनी ने अगर इशू किया है प्रोस्पेक्टस तो 34, 35, 36 लगा दो। एंड इशू ऑफ आईडीआर बाय अ फॉरेन कंपनी, अगर तुम आईडीआर इशू कर रहे हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रहे हो, उसके लिए भी 34, 35, 36 विल बी एप्लीकेबल। अच्छा ये क्या है 34, 35, 36, तो 34 is criminal liability for misstatement in prospectus, 35 is civil liability for misstatement in prospectus। criminal liability बड़ी liability होगी, civil will be very small liability। 36 बोलता है punishment for fraudulently inducing persons to invest money, जैसे लक्ष्मी चिट फंड की सीईओ अनुराधा ने किया था, फ्रॉड करके लोगों को कन्विंस कर करके, इंड्यूस कर करके पैसा इकट्ठा किया। यू फोर्स्ड देम, रादर फोर्स नहीं बोल सकते बट यू कन्विंस देम रादर कि भाई तुम इन्वेस्ट करो। तो अगर फ्रॉडुलेंटली आपने ये किया तो पेनल्टी लगेगी। 34, 35, 36 इज नॉट इन सिलेबस बट इट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर क्योंकि एक पार्ट रिलेटेड है उसका। 34 एंड 36 मतलब कि क्रिमिनल लायबिलिटी, एंड 36 से आता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस। ये दोनों के लिए पनिशमेंट विल बी एज पर 447 फ्रॉड का पेनल्टी, जो मिसलेनियस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में है 447, इवन दो 34 एंड 36 इज नॉट। तो आ सकता है आईसीए कभी भी कोई भी पेपर में एक गूगली डालता ही है। सेक्शन 35 का जो पनिशमेंट होता है इट इज वेरी मिनिमल, कॉम्पेंसेट फॉर लॉस कॉस्ट, मतलब उधर करोड़ों वगैरह में पेनल्टी नहीं आएगी। अगर आपके ये प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट की वजह से किसी को लॉस हुआ तो यू हैव टू कॉम्पेंसेट, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा वो कॉम्पेंसेट करेगा। चैप्टर 20 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये अप्लाई करेगा म्यूटाटिस मुटांडिस टू द क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया एज इफ इट वर एन इंडियन कंपनी। मतलब कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉरेन कंपनी का होगा, उसको शट डाउन करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए आप ये चैप्टर अप्लाई कर सकते हो। बट कभी
if such foreign company has raised money through offer of securities which have not been repaid or redeemed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी ने पैसा रेस किया एंड रीपे नहीं किया या रिडीम नहीं किया, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस का जो वाइंडिंग अप या शट डाउन होने वाला है, उसके लिए आप ये चैप्टर अप्लाई करोगे। तो वाइंडिंग अप में क्या होगा, तो पूरा शट डाउन होएगा, एसेट्स बेच के लायबिलिटी रीपे होंगी। अब नेक्स्ट सेक्शन 392 आता है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्ट 391। 391 को छोड़ के कुछ भी अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया तो फॉरेन कंपनी इन डिफॉल्ट उसको फाइन लगेगा 1 लाख से 3 लाख, मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। एडिशनल फाइन भी लगेगा अप टू 50,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे फॉर एनी कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन। ये वो एक बच्चा आता ना यूट्यूब पे बहुत फेमस, वो बोलता है $50,000 दिस इज बिजनेस। तो जो दिस इज बिजनेस है वो अपना गवर्नमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा 50,000 पर डे लगा दिया यहाँ पर भाई। एंड मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे 3 लाख है, ठीक है, 1 लाख टू 3 लाख। बट वो 1 लाख टू 3 लाख नॉर्मल वाले फाइन का है, कंटिन्यूइंग फाइन के ऊपर कोई लिमिट डाला ही नहीं ऊपर, तो 50,000 पर डे लंबा जाएगा ये। देन ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी इन डिफॉल्ट, तो कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो फॉरेन कंपनी में काम कर रहा था और जोल किया, तो फाइन विल बी एटलीस्ट 25,000 टू 5 लाख। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रवीनिंग कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली बोला 25,000 मिनिमम एंड 5 लाख मैक्सिमम। बट कंपनी के लिए 1 लाख से 3 लाख एंड एडिशनल उसके ओवर एंड अबाउ 50,000 पर डे, यही धंधा है। ओके, ये सब रुपीज में ही है, ऐसा मत समझना कि सर फॉरेन कंपनी है तो डॉलर में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फाइन जो है वो रुपीज में ही है। देन 393, company's failure to comply with the provisions of this chapter shall not affect the validity of any contract, dealing or transaction entered। ये वो अपना अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म का जो रूल्स होता है ना, सीपीडी वगैरह में पड़ा रहेगा, वैसा ही है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं भी किया पार्टनरशिप फॉर्म तो भी आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग, ट्रांजैक्शंस वैलिड होते हैं। वैसे यहाँ पे भी अगर आपने ये चैप्टर कंप्लाई नहीं किया फिर भी आपके ट्रांजैक्शंस वैलिड है। कंपनी शैल बी लायबल टू बी सूड, मतलब फॉरेन कंपनी को कोई भी सू कर सकता है। हाउएवर कंपनी कैन नॉट सू, फाइल अ सूट, क्लेम, काउंटर क्लेम और इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट until the company has complied with all the applicable provisions। मतलब गवर्नमेंट सीधा सीधा बोलता है भाई तेरे ऊपर है, तेरे को कंप्लाई करना है कि नहीं। बट अगर तू कंप्लाई नहीं करेगा तो यू कांट सू एनीबडी, यू कांट फाइल अ सूट, तुम किसी से कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे, सामने काउंटर क्लेम नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सब ये सब क्लेम सू वगैरह करना है तो इन दैट केस इट इज एडवाइजेबल कि आप कंप्लाई कर लो। 393 ए नया ऐड हुआ है अमेंडमेंट के दौर पे, CG's power to exempt some companies। तो CG ने कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। CG has exempted foreign companies and company incorporated outside India or to be incorporated outside India, whether it has not, will or will not form a place of business in India। मतलब वो बना है या नहीं बना है, पीओबी है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, इन सबको एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम कंप्लाइंग सेक्शन 387 टू 392 if securities are issued in IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में अगर आप सिक्योरिटीज इशू करते हो तो इन दैट केस आपको ये चैप्टर कंप्लाई नहीं करना है, बिकॉज इनके लिए अलग से रूल्स बनने वाले हैं IFSC वालों के लिए। सिमिलरली जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक मोड पढ़ा था ना एकदम शुरू में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के डेफिनेशन से भी इसको हटा दिया है। एनी सिक्योरिटीज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली इन IFSC वो भी वहां पे डेफिनेशन में नहीं काउंट होगा, तो इनके लिए अलग से रूल्स है, तो इनको ये चैप्टर से बाहर ही रखना।